गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कई दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वीडियो देखते भी नहीं हैं और इतनी मेहनत से सरकार इतने प्रोग्राम बना के आप लोग को वीडियो अपलोड करवाए जाते हैं। आप लोग घर में बैठ कर वीडियो देख भी सकते हो, सोते सोते भी सुन सकते हो। अगर सुनते हो तो शायद कुछ ना कुछ याद ज़रूर रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं। आजकल मोबाइल तो हर बच्चे के पास है, लेकिन आप लोग वीडियो देखना ही नहीं चाहते या तैयारी नहीं करना चाहते, मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग सोते टाइम भी अगर वीडियो सुन लो तो उसमें भी कुछ याद हो जाता है आप लोगों को, लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बच्चे 10-12 बच्चे ही वीडियो देखते हैं और उसके ऊपर कुछ अमल करते हैं। बाकी आप लोग घर में पूरा टाइम होता है आपके पास, अपना वीडियो सभी अपलोड करके उसके ऊपर पूरा नोट्स बनवाया करो ताकि आपको कुछ याद रह जाए। बिल्कुल नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है। तो अभी आप लोगों के पास मेंटेन करने के लिए, अभी आपके पास नोट्स बनाने के लिए पूरा टाइम है। अगर आप लोग चाहो तो सबके नोट्स बना सकते हो, सभी सिलेबस को पूरा कर सकते हो। थोड़ा ठंडा है तो पढ़ने में मूड बनता है, तो आप लोग पढ़ने में अपना रुचि रख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। एक स्टूडेंट्स के लिए अपनी कंटिन्यूटी रखना बहुत ही ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो सिलेबस में आप लोग को मज़ा नहीं आएगा और सिलेबस आपका रह जाएगा, और एक साथ होने के बाद में फिर वही बात होगा, कुछ याद होगा कुछ याद नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बोलता हूँ कि बच्चों, सर्दी है तब तक पढ़ लो, थोड़ी गर्मी आने के बाद पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और अब मेरे ख्याल में आप लोगों के एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं, तो आप लोग अगर कंटिन्यू रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर वही चीटिंग वगैरह ये सब चलता है, और उसके बाद में बच्चे परेशान होते हैं। तो अपने टेंशन को बचाने के लिए समय को अपने हाथ में रखो और अपने नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी टाइम टू टाइम करते रहो, अदरवाइज आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। हम लोग ईवीएस के जो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और जल संसाधन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हम लोग 8वें चैप्टर में थे और जल संसाधन के बारे में हमने स्टार्ट किया था। और जल संसाधन का उद्देश्य क्या होता है, इसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको बचाने के क्या क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखा था। आज हम लोग भारत में जल संसाधन कैसे होता है, जल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। संसाधनों को दो मुख्य स्रोतों में विभाजित किया जाएगा। भारत के जो जल संसाधन हैं उनको दो स्रोत हमारे पास पाए जाते हैं। पहला है पृष्ठीय जल, जो भूमि के ऊपर जल पाया जाता है, वो वाला जल है। दूसरा है भूमिगत जल। तो दो हमारे पास स्रोत हैं भूमि जल को प्राप्त करने के। जैसे हम लोग कुएं बनाते हैं तो भूमिगत जल से बनता है। जो जमीन के ऊपर जो तालाब बनाते हैं वो भूतल जल होता है। तो दो दो ही स्रोत है हमारे पास जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उनकी माप की इकाई विलियन घन मीटर में होती है, जिसको बैम बोलते हैं। वर्षा से पानी विशाल मात्रा में मिलता है हमें, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा उपलब्ध जल पूरी तरह से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपयोगिता तो उसके भंडार और प्रयोग के अपेक्षित स्थानों पर ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रयोज्य जल संसाधन क्षमता को उपलब्ध जल स्रोत से पृथक करना आवश्यक है। हम भली भांति जानते हैं कि भारत में ऐसे भाग भी हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, बार बार आने की स्थिति भी बनी रहती है। वैसे ही अन्य ऐसे भाग हैं जहां जल एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, और जब स्थानों पर नहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहरों द्वारा पहुंचाया जाता है, जहाँ समय समय पर गंभीर सूखा पड़ता है, वहाँ नहरों द्वारा पानी पहुंचाकर सूखे का सामना किया जाता है। इसलिए जब तक एक स्थान पर उपलब्ध अतिरिक्त जल एकत्र करके उसे नहर वगैरह में नहीं ले जाया जाता, वह हमें दुर्लभ हो जाता है कि कैसे, क्योंकि बरसात हर जगह बराबर नहीं होती और पानी हर जगह बराबर नहीं होता। तो हमें नहरों द्वारा एक जगह जो संचित जल होता है वो दूसरे स्थान पर ले जाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब तक उपलब्ध जल संसाधनों का भरपूर प्रयोग नहीं हो पाएगा, तब तक कि हम लोग नहरों वगैरह से पानी को ले नहीं जाएंगे और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक ज़रूरतमंद को हम लोग पानी प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये उचित नहीं हो पाएगा। अगर प्रयोज्य जल की क्षमता को हम लोग देखें
तो भारत में उपलब्ध और प्रयोग योग्य जल संसाधनों का सार दिखाया गया है। पृष्ठ जल की कुल उपलब्धता लगभग 1953 BCM है, जिसमें से केवल 35% का उपयोग किया जाता है। परंतु भौम जल की उपलब्धता अनुमानित 432 BCM है। इसमें से 92% का काफ़ी अधिक उपयोग किया। भूमि के नीचे का जैसे हैंडपंप वगैरह हम लगाते हैं, कुएं लगाते हैं, तो उसका काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार ये पृष्ठीय जल क्षमता की तुलना में भौम जल का बहुत ही अधिक उपयोग होने की सूचक है। तो भौम जल का हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। यदि जल संसाधनों के दोनों स्रोतों में से वर्तमान उपयोग का परसेंट देखें हम लोग तो 46% है ये। पृष्ठीय जल संभावना को एकत्र करने और नहर से परिवहन ले जाने के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना के निर्माण की पर्याप्त उपलब्धि के कारण भौम जल क्षमता की निकासी को बहुत ही अधिक माना गया है और बहुत ही अधिक है ये। इसलिए स्पष्ट है कि पृष्ठीय जल की क्षमता को काम में लाने हेतु ध्यानपूर्वक हमारा इस तरफ ध्यान हमारा ले जाना बहुत ही जरूरी है। प्रयोग जल की कुल उपलब्धता अनुमानित 1086 BCM लगाया गया है, जो 2050 तक 1180 BCM तक हो जाएगा। तो ये अनुमान लगाया कि 2050 तक ये 1180 BCM तक हो जाएगा। जो हमारे पास स्टोरेज है, वाटर है, ये बहुत ही कम है और ये हमारे लिए काफ़ी कम पड़ेगा। इस स्थिति में जल और प्रबंधन जो इकाई है इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी जो तालिका है आपके पास आपके बुक में दी हुई है, इसमें साफ दिखाया गया है कि मात्रा क्षमता कितनी है, उपलब्ध पृष्ठीय जल कितना है, प्रयोज्य पृष्ठीय जल कितना है, प्रयोज्य भौम जल कितना है। ये आपका तालिका 1 में आपका जो बुक है उसमें दिखाया गया है। डेटा को आप अच्छी तरह कर लें। बाई चांस आप कभी जॉब ज्वाइन कर लोगे नहरी महकमे में तो भी आपको ये सब डेटा काम आएगा और जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा जो तालिका है आपकी चित्रण पर अनुमानित जल मात्रा 2010 से 2050 तक कितनी हो जाएगी, इसमें सिंचाई, पेयजल, उद्योग, ऊर्जा ये सब दिखाया गया है। तो ये आपको डेटा वगैरह देखना है, बुक से तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं और इसको आप लोग देख लोगे तभी आपको याद होगा। अगर देखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। भारत में जल के चित्रांकन पर मांग को 11वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारे देश की है, जो 2007 से 12 में थी। तो वर्ष 2025 तक लगभग 83% उच्चतम मांग रखी गई है। अच्छा, जबकि पेयजल के लिए मोटे तौर पर वैसे रहने की आशा की गई है। 2010 से 2050 तक की अवधि में कुल मांग का 7% ऊर्जा सेक्टर और औद्योगिक सेक्टर को 2050 तक हम लोग देखें तो इसकी वर्तमान और अनुमानित मांग की तुलना में अधिक आवश्यकता की पुष्टि हुई है। तो ये 2050 तक काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा और हमें इसकी मांग की जरूरत पूरा करने के लिए हमारे पास भंडार बहुत कम मिलेंगे। जल संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हाल ही में पुणे क्रिकेट मवालों में किसान का विरोध प्रदर्शन इस बात का स्मरण कराता है कि शहरी और ग्रामीण आवश्यकता के लिए पानी के प्रयोग का संघर्ष भविष्य में आबादी को करना पड़ेगा। किसान भूमि अधिग्रहण और गैर कृषि कार्यों के लिए जल के प्रतिकरण के मुद्दों पर सरकार से अधिकाधिक पूरी अनुभव की जानकारी हमें मिली है और सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हम लोग। चाहे वह नोएडा भूमि अधिग्रहण हो, चाहे बाकी जगह की अधिग्रहण की वो हो, हमें ये दिखाता है कि भूमिगत जल और परियोजनाओं का जो उद्योगों के लिए जल है, ये काफ़ी इसकी मांग बढ़ने वाली है और ये हमें भविष्य में चिंता का एक विषय बनने वाला है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद को देखें तो आप लोग बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद है क्या। सभी जल संबंधी जो नदियाँ हमारे विदेशों से आती है, जो हमारी विदेशों को जाती हैं, तो ये विवाद हमारे लिए बना रहता है और हमारे लिए प्रमुख भी हैं। एक जल क्षेत्र की नदी पर किसी का अधिकार नहीं होता, परंतु सभी राज्य उसके जल पर उपभोक्ता अधिकारों का दावा करते हैं। इसलिए किसी भी भावी संभावित अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय
ये सब नदी जल विवाद का समाधान करने के लिए, समझौतों की बातचीत करने, सुलह करने के लिए कानून प्रक्रिया स्थापित की गई है और उसके उसी के द्वारा हम इसका समझौता करते हैं। अंतर्देशीय जल समस्याएं हैं, सीमा अवस्थित की सीमा के आर पार नदी से संबंधित सभी देशों के बीच में परामर्श व समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद ही ये व्यवस्था अच्छी चल पाएगी। पुनर्स्थापन व पुनर्वास की सुविधा जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक समस्या है और जब हम इसके ऊपर कार्य करते हैं तो इसमें भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमें ये संभावना दिखानी पड़ती है कि इनके लिए कितने जल की ज़रूरत होगी और इनके समाधान हेतु कहाँ से जल हम लोग लाएंगे और कौन सा समाधान के अंतर्गत इनको हम लोग जल प्रदान करेंगे। तो पुनर्स्थापना, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये आज आप लोग जल संसाधन के बारे में पूरा देख लेना और कल हम लोग इसके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर आप कम से कम आप लोग सोते टाइम कम से कम सुन जरूर लिया आप लोग कि चैप्टर में बताया क्या गया है। अगर कुछ सुनने के बाद भी कुछ याद जरूर रहता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नेगलेक्ट मत करो कि हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, कल देख लेंगे, तो इकट्ठे होते चले जाएंगे तो उसमें आपके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।